नमस्कार दोस्तों, मैं परवेज अहमद स्वागत करता हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहां पर राजस्थान राज्य व्यवस्था, राजस्थान की पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं और कई चैप्टर हमने उनमें फिनिश कर लिए हैं। आज का चैप्टर है हमारा आयोग, कि हमारे पास राजस्थान में कौन कौन से आयोग हैं और उन आयोगों का हमारे पास संवैधानिक तौर पर, वैधानिक तौर पर या कार्यकारी आदेश के तौर पर किस तरीके से उनका निर्माण किया गया है और उनके निर्माण की अवधि, योग्यताएं, उनमें सेलेक्ट होने वाले सदस्य, चेयरमैन के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं और उनके कार्य क्या हैं। मुख्य तौर पर आज हम यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग यानी SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो आयोग यहाँ पर हमारे पास है, तीन तरीके से हमारे पास आयोगों का निर्माण होता है। संवैधानिक तौर पर, सांविधिक या वैधानिक तौर पर, एक होता है कार्यकारी आदेश द्वारा। संवैधानिक तौर पर तो जो आयोग हमारे पास देखने को मिलते हैं वो संविधान में उनका उल्लेख सीधे सीधे आर्टिकल्स के तौर पर देखा गया है। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के से लेकर अनुच्छेद 243 जेड ए तक है। फिर उसके बाद RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसे बोलते हैं, अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 393 तक इसका संविधान में उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारे पास सांविधिक या वैधानिक आयोग, या इन्हें ऐसे आयोग माना जाता है जो संसद के द्वारा कानून लाकर, कानून बिल पारित कर कर जो आयोग का निर्माण किया गया या जिस नियम का निर्माण किया गया उन सभी को संवैधानिक, सांविधिक या वैधानिक आयोग कहा जाता है। जैसे SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या राज्य मानवाधिकार आयोग, उसके बाद SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या राज्य सूचना आयोग और लोकायुक्त, ये ऐसे आयोग हैं जिनका निर्माण या गठन संविधान के किसी बिल या नियम के तहत पारित करवा कर लागू किया गया, उन्हें ही सांविधिक या वैधानिक आयोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्यकारी आदेश द्वारा बनाए गए आयोग। कार्यकारी आदेश द्वारा बनाए गए आयोग वे आयोग होते हैं जिन्हें विधानसभा के द्वारा या किसी कमेटी के द्वारा बिल पारित करवाकर और ये बोर्ड का निर्माण करवाया जाता है, आयोग का निर्माण करवाया जाता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कार्यकारी आदेश द्वारा निर्मित आयोग। इनमें मुख्य है हमारे पास राज्य आयोजना बोर्ड। आज हम यहाँ पर मुख्य रूप से SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम SHRC क्या है। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन SHRC, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से देखने जा रहे हैं कि ये एक सांविधिक आयोग है। कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग, यानी इसे किसी संसद या विधानसभा में बिल पारित कर कर लागू किया गया है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत किया गया है। अब ये बात क्लियर हो गई कि सांविधिक आयोग है तो किस अधिनियम के तहत बनाया गया, तो वो अधिनियम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया। यह एक सलाहकारी आयोग है और इसकी स्थापना की अधिसूचना जारी हुई थी 18 जनवरी 1999 को और आयोग की स्थापना हुई 29 मार्च 2000 को इसकी स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं हम कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार क्या है, कि जो मानवाधिकार आयोग के नियम हैं उनमें संरक्षण संशोधन अधिनियम क्या लाया गया 2019 में, उसे देखते हैं कि उसमें कि आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। कि जो इसका अध्यक्ष होगा SHRC का, वो किसे बनाया जाएगा? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जज को, जो या तो अभी पद पर हो या पद से रिटायर हो चुका हो, ऐसे बंदे को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। नेक्स्ट है इसका कार्यकाल। इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये या तो 3 वर्ष, आज जैसे मान लो 2024 में किसी को हम इसका अध्यक्ष बनाते हैं
2024 में। अब या तो वो 2027 में स्वतः ही हट जाएगा, और 2027 से पहले अगर उसकी एज 70 ईयर्स या 70 साल हो जाती है तो तब भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा या वो रिटायर माना जाएगा। नेक्स्ट है अध्यक्ष व सदस्यों की आयोग में पुनर्नियुक्ति हो सकती है। अब एक अध्यक्ष या सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो उसे, अगर वो 70 वर्ष की आयु से कम है तो उसे वापस से आयोग में लिया जा सकता है। जैसे मान लो किसी की एज 55 ईयर्स है और उसको हमने सदस्य ये आयोग का अध्यक्ष बना दिया। अब नियम के अनुसार 3 साल के अंदर उसको इस्तीफा देना होगा या वो रिटायर हो जाएगा 58 में, लेकिन अभी भी वो 70 का नहीं हुआ तो इसको पुनर्नियुक्त करके वापस से अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है अगले 3 साल के लिए। एक महिला सदस्य की नियुक्ति भी की जाएगी 1+2 के रेशियो में। आयोग में पदेन सदस्यों का प्रावधान भी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चेयरमैन। हाँ, अब ये पदेन सदस्य है ना, उनमें इन चेयरमैन्स की क्या क्या भूमिका है और कहाँ कहाँ से कौन कौन से चेयरमैन होंगे वो देखते हैं। कि पहला चेयरमैन तो हमारा ओबीसी कमीशन से होगा, चेयरमैन दूसरा एसटी कमीशन से, तीसरा चेयरमैन एससी कमीशन से, और चौथा चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग से होगा। यानी सीधे सीधे जो कमीशन बने हुए हैं कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी का कमीशन, एसटी का, एससी का, अल्पसंख्यक का, तो इनकी जो चेयरमैन हैं वो इन पर पदेन सदस्य के रूप में होंगे। चेयरमैन कमीशन दिव्यांगों के लिए आयुक्त भी किया जाएगा। अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग और अध्यक्ष राज्य महिला आयोग। ये जो सदस्य हैं 7 सदस्य हैं, तो इन 7 सदस्यों को पदेन सदस्य के रूप में माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अध्यक्ष हेतु योग्यताएं क्या क्या है कि इसको बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो हमने पहले भी देख लिया, एक बार फिर देख लेते हैं कि हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश 2019 के संशोधन से आया। ये सदस्य हेतु योग्यता क्या क्या है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का अनुभव हो, या तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए सदस्य बनने के लिए, या फिर किसी ये डिस्ट्रिक्ट जज को 7 साल का अनुभव होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर। उसके बाद उसे SHRC या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सदस्य मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसमें मानवाधिकारों के बारे में विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो आयोग को ये बात बता सके कि इस बात में मानव के अधिकारों का हनन हुआ है या नहीं हुआ। अब किसी भी केस को ले जाकर तो मानवाधिकार आयोग में भर्ती नहीं करवा सकते अपन, कि जैसे कोई सा भी केस है उसको दायर कर दिया मानवाधिकार आयोग में, तो वो वहाँ पर सुनवाई तभी होगी जब वो मानवाधिकार आयोग के ज्यूरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा या मानव के अधिकारों का हनन के ऊपर का मुद्दा होगा। अब ये बात कौन बताएगा? वो विशेष व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों के विशेष ज्ञान के बारे में ज्ञान होगा, या वो उसका सदस्य होगा और वो ही इसके बारे में हमें बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर यदि आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है तो सदस्य को राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अब अध्यक्ष के पद नियुक्त होने की स्थिति में जो उसमें सदस्य हैं, उन सदस्यों में से किसी एक को राज्यपाल अपने स्वविवेक से अध्यक्ष के पद में चुनाव कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, नियुक्ति दी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर कि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। और समिति की संरचना क्या होगी कि मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल किस बेसिस पे करता है? एक समिति गठित होती है, उस समिति की संरचना, उस समिति की सिफारिश के आधार पर और राज्यपाल एक अध्यक्ष का चुनाव करता है। अब उस समिति के अंदर कौन कौन होते हैं उनको देखते हैं। इस समिति में होता है मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुख्यमंत्री, जिस राज्य का राज्य मानवाधिकार आयोग है उस मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया जाता है। विधानसभा में एक विपक्ष का नेता, फिर उसके बाद विधानसभा का अध्यक्ष, और राज्य में राज्य का गृह मंत्री जो होगा इस समिति में सदस्य के रूप में होंगे। और यहाँ पर यदि राज्य में विधान परिषद का प्रावधान है तो विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बना दिया, विधानसभा के विपक्ष के नेता को सदस्य बना दिया, और कौन था यहाँ पर हमारे पास? विधानसभा का अध्यक्ष और राज्य का गृह मंत्री। ये हमारे पास
तब उस कंडीशन में जब केवल और केवल विधानसभा है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो उस कंडीशन में विधान परिषद का सभापति जो उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेम स्पीकर होता है, वो भी इसका सदस्य होगा, और विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता होगा वो भी इसका सदस्य होगा। इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। हमने पहले भी इसको देख लिया। अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, ये बात भी हम पहले देख चुके। इस्तीफा किसको देगा? राज्यपाल को। निष्कासन प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद उसको निष्कासित किया जा सकता है। अब निष्कासित करने के आधार क्या होने चाहिए? निष्कासित करने के आधार होने चाहिए कदाचार, असमर्थता या अक्षमता या लाभ का पद। कि वो कदाचार, ये बात कौन तय करेगा कि उसने कदाचार किया या उसमें असमर्थता है या वो असक्षम है फैसला सुनाने के लिए? तो ये बात की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन जांच करेगा? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राज्यपाल उसको निष्कासित कर सकता है। नेक्स्ट है उसके वेतन भत्ते। तो वेतन भत्ते अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान और सदस्य को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते मिलते हैं। जितने वेतन भत्ते हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलेंगे, उतना ही वेतन भत्ता राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को मिलेगा, और जितने वेतन भत्ते उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को मिलते हैं, उतना ही वेतन भत्ता राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को दिया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे? राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष। कुछ आयोग के अध्यक्ष से मुख्य रूप से जैसे जस्टिस कांता भटनागर जो मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रही है, और इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के तौर पर। जस्टिस सगीर अहमद ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रहे हैं, उनमें जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं सगीर अहमद, वो हमारे राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। जस्टिस NK जैन ये मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और पूर्व अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त भी रह चुके। जो जस्टिस NK जैन हैं वो मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, और राजस्थान में इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, और ये लोकायुक्त भी रह चुके। नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिस प्रकाश टाटिया, ये झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। फिर उसके बाद है जस्टिस GK व्यास, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। तो न्याय अध्यक्ष बनने के लिए हमने क्वालिफिकेशन देख ली पहले ही कि या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। हालांकि ये बात मानवाधिकार आयोग संशोधन अधिनियम 2019 से लागू की गई, उससे पहले ये प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान में 2019 के बाद से ये प्रावधान कर दिया गया है कि जो सेवानिवृत्त या जो रिटायर हो चुके उन जज को भी हम यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष, तो हमने वो देखा था ना अभी एक प्रावधान कि अगर अध्यक्ष का पद रिक्त रहता है उस कंडीशन में राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकता है, तो उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बोला जाएगा। और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कौन कौन है यहाँ पर? श्री अमर सिंह गोदारा प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, फिर उसके बाद श्री जगत सिंह जी जो द्वितीय, और श्री पुखराज सिरवी, श्री HR कुड़ी, फिर महेश चंद्र शर्मा जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल श्री पुखराज सिरवी जी ने पूरा किया था। कि जो सदस्य हैं जिनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया वो थे हमारे श्री पुखराज जी सिरवी। इनको हमने हमारे सामने सर्वाधिक कार्यकाल के रूप में सदस्य के रूप में ये यहाँ पर राजस्थान में रहे हैं। सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल श्री नमो नारायण मीणा केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके, इनका रहा है। सदस्य के रूप में हमारे श्री नमो नारायण जी मीणा जो केंद्र सरकार में मंत्री पद भी धारण कर चुके हैं, उनका हमारे पास यहाँ पर सदस्य के रूप में कार्यकाल देखने को मिलता है। अब राज्य मानवाधिकार आयोग है,
इसमें अधिनियम के तहत हमने इसको एक बनाया, तो इसमें कुछ धाराएं हैं जो धाराएं हमें इनमें कार्य करने की बात बताती है। तो उन धाराओं में से कुछ मुख्य धाराएं जो एग्जाम में अधिकतर अक्सर पूछी जाती है, उनसे रिलेटेड एक बार देख लेते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर के धारा, देखिए धारा 21 में क्या है इसका गठन और संरचना, 22 में क्या है इसकी नियुक्ति प्रक्रिया अपॉइंटमेंट, 23 में क्या है इसकी हटाने की प्रक्रिया, 24 में क्या है इसका कार्यकाल टाइम, और 25 में है कार्यवाहक अध्यक्ष। 21 में गठन संरचना, 22 में नियुक्ति प्रक्रिया, 23 में हटाने की प्रक्रिया, 24 में कार्यकाल, 25 में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उसकी नियुक्ति। नेक्स्ट है हमारे पास 28 में वार्षिक रिपोर्ट, जो किसको सौंपी जाएगी, राज्य सरकार को। उसके बाद 33 है हमारे पास जो आयोग की वित्तीय स्वायत्तता के बारे में बात करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो है SHRC के कार्य या शक्तियाँ, यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आयोग के हमारे पास कार्य और शक्तियाँ यहाँ देखने को मिल रही है कि ये स्वतः संज्ञान या शिकायत पर मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों पर शिकायतें प्राप्त करता है। यानी कि अगर राज्य में कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसमें मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, उस कंडीशन में ये स्वतः संज्ञान के तहत उस केस को अपने क्षेत्राधिकार में लेकर उस पर फैसला सुना सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास केवल राज्य व समवर्ती सूची से संबंधी मामलों पर शिकायत की जा सकती है। मैंने एक शब्द बोला यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन, यानी क्षेत्राधिकार। तो राज्य में, राज्य के क्षेत्र में आने वाले या समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर ही ये बात कर सकता है। ऐसा नहीं राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग है और हिमाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति पर जुल्म हो रहा है, नहीं साहब हमारे पास लेकर आओ, हम सुनाएंगे फैसला। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, जहाँ की क्षेत्राधिकार में होगा वही उसका फैसला सुनाएगा। नेक्स्ट, आयोग की सुनवाई के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। अब इसमें कौन कौन सी शक्तियां हमारे पास प्राप्त है राज्य मानवाधिकार आयोग को, वो देखते हैं कि लोक सेवक को नोटिस जारी करना, लोक सेवक को गवाही व सबूत हेड मानवाधिकार कार्यालय में बुलाना और लोक सेवक का शपथ पत्र पर बयान दर्ज करना और सरकारी कार्यालय से आवश्यक दस्तावेज मंगवाना। ये उस कंडीशन में जब एक पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक किसी मानवाधिकार के हनन की प्रक्रिया होती है, उस कंडीशन में मानवाधिकार आयोग उसके खिलाफ क्या कदम उठाएगा, वो बात कहाँ पर लिखी हुई है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत ये बात लिखी गई है। कौन कौन सी है कि पब्लिक सर्वेंट के लिए नोटिस जारी कर सकता है, कौन, SHRC, हमारा मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग इसके लिए नोटिस जारी कर सकता है। दूसरा है उसको सबूत सहित मानवाधिकार कार्यालय में बुला सकता है। तीसरा है उसको शपथ पत्र पर उसका बयान दर्ज करवा सकता है और उसका सरकारी कार्यालय से आवश्यक दस्तावेज मंगवा सकता है। लेकिन याद रहे ये सब चीज़ें ज्यूरिसडिक्शन के अंदर की होनी चाहिए, ज्यूरिसडिक्शन से बाहर के ऊपर ये कोई क्षेत्राधिकार के बाहर ये कार्य नहीं करेंगे। ये सब कार्य कहाँ होंगे, केवल और केवल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सुनवाई के पश्चात आयोग क्या करेगा, अब किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ सुनवाई कर ली, अब क्या होगा, अब आगे ये सकते हैं उसके पास कि लोक सेवक के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी या राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है। फिर उसके बाद सरकार को पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या मुआवजे की सिफारिश कर सकता है। फिर उसके बाद लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकता है। पब्लिक सर्वेंट, इस वर्ड से क्या मतलब है, पब्लिक सर्वेंट, तो ये होता है तहसील में SDM या जिले में कलेक्टर या पटवारी या ऐसे कोई अधिकारी जो जनता की सेवा रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन वो आपके अधिकारों की हनन कर रहे हैं। उस कंडीशन में आप उनके खिलाफ भी राज्य मानवाधिकार आयोग में अपील दायर कर सकते हैं। न्यायालय में लंबित मामलों में सुनवाई करना माननीय न्यायालय की अनुमति से। नेक्स्ट है हमारे पास कि मानवाधिकार संरक्षण हेतु कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रोत्साहित करना, मानवाधिकारी संबंधी जागरूकता हेतु सेमिनारों और व्याख्यानों का आयोजन करना।
ये सब कार्य या शक्तियाँ किसकी है हमारे पास? SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की। मानवाधिकार संरक्षण संबंधी जागरूकता हेतु एक पत्रिका का प्रकाशन करना, और पत्रिका का नाम मानवाधिकार संदेश के आधार पर दिया जा सकता है। राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना, ये हमारे पास धारा 33 के अंतर्गत भी एक मुख्य कार्य के रूप में देखा जाता है। राज्य में जेलों, पुलिस थानों, मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं नारी निकेतनों का निरीक्षण करना, इनका निरीक्षण कर मानवाधिकार आयोग मानव के अधिकारों के हनन होने से बचा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि वे मामले जो आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। अब कौन सी कंडीशन ऐसी है कि ज्यूरिसडिक्शन के बाहर भी है और फिर भी उन पर मानवाधिकार आयोग फैसला ले सकता है? तो कौन कौन से हैं? 1 वर्ष से पुराने मानवाधिकार उल्लंघन के मामले, ऐसी कंडीशन में मानवाधिकार आयोग कुछ कार्य नहीं करेगा, चाहे वो उसी क्षेत्राधिकार का हो चाहे ना हो। सेना से संबंधित मामले, वे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं, वे मामले जो अन्य आयोग में विचाराधीन हैं, या यदि शिकायत अस्पष्ट हो और यदि शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध ना हो, लोक सेवक के विरुद्ध ना हो, इस कंडीशन में क्षेत्राधिकार से बाहर की बात हो गई और मानवाधिकार आयोग इस पर कोई फैसला नहीं सुनाएगा। कौन कौन सी कंडीशन में? कि 1 वर्ष से पुराने मामले हों, उसके बाद सेना से संबंधित मामले हों। सेना से संबंधित मामले कहाँ सुने जाते हैं? ट्रिब्यूनल्स होती है इनकी। कौन सी होती है? ट्रिब्यूनल्स होती है, उनमें सुने जाते हैं इनके मामले। वे मामले जो न्यायालय में लंबित हों, या वे मामले जो अन्य आयोग में विचाराधीन है। अब कोई ऐसा मामला है जो राज्य सूचना आयोग में पहले से चल रहा है, अब उसका मामला आप राज्य मानवाधिकार आयोग में लेकर आएंगे तो राज्य मानवाधिकार आयोग उसमें कोई फैसला नहीं सुनाएगा, क्योंकि वो फैसला ऑलरेडी कहाँ पर है? राज्य सूचना आयोग के पास। और शिकायत ही स्पष्ट नहीं हो, अस्पष्ट शिकायत लेके चल गए आप, तब भी वो फैसला नहीं सुनाएगा, और शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध ना हो तब भी वो फैसला नहीं सुनाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने SHRC के बारे में डिटेल से देख लिया। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और BSTC, PTT या किसी भी राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और ऐसे आपके दोस्त, भाई, बंधु सबके साथ ऐसी वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।